श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एक भगदड़ हुई, उसमें कुछ श्रद्धालुओं की मौत हुई। एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, रिपोर्ट कहाँ गई हमें नहीं मालूम। उसके बाद अब सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के मामले में इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के ऑफिसर जो हैं उस इंक्वायरी कमेटी में हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। रिपोर्ट तो आई नहीं, लेकिन खबरें आ रही हैं और आप लोग अखबारों में वो सब खबरें पढ़ भी रहे होंगे। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट शेख शकील हैं और अलग अलग मामलों पर आप इनकी टिप्पणियां सुनते भी रहते हैं। आज इनसे कानूनी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये इंक्वायरी कमेटियां बनाई तो जाती हैं, नतीजे आपको और मुझे मालूम क्यों नहीं पड़ते। शेख साहब, सबसे पहले तो एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु गए थे, वहाँ पर भगदड़ मची, क्यों मची अभी तक किसी को नहीं मालूम। ये भी खबर बीच में आई कि भगदड़ मचने का एक वजह ये भी थी कि कोई एक बहुत बड़ा वीआईपी वहाँ गया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर गेट्स क्लोज कर दिए गए थे, तो बहुत रश हुआ, जिसके नतीजे में भगदड़ हुई। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनी। उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी, लेकिन अब बहुत लंबा चौड़ा वक्त गुजर चुका, रिपोर्ट नहीं आई। दूसरा मामला सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का है, उस पर बाद में आऊँगा, पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जुनेद साहब, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशंस होते हैं या जो इंक्वायरीज होती हैं, कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है वो लोगों का जो कॉन्फिडेंस रूल ऑफ लॉ में इंस्टिल करने के लिए इस किस्म के प्रोब्स का आर्डर करती है, ताकि एक पारदर्शिता और साथ में लोगों का एक कॉन्फिडेंस गवर्नेंस के ऊपर बरकरार रहे। आपको मालूम है कि हमारे देश में तिरुपति बालाजी के बाद सबसे बड़ा जो हमारे हिंदू भाइयों का जो धर्म स्थान है वो माता वैष्णो देवी है, और जो वहाँ पे ऑफरिंग्स होती हैं शायद देश में दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे है। कितनी लोगों की आस्था है इस माता के दरबार के साथ मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर को शब दरमियानी, सभी को मालूम है उस दिन हर एक आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं नए साल का आगाज़ जो है वो माता की पिंडियों के दर्शन से करूं। और इसके साथ एक प्रोटोकॉल भी है कि भाई कितने यात्री जो हैं उनको छोड़ना है यात्रा के लिए, ताकि नज़्म ज़ब्त जो है वो बरकरार रहे। ठीक है। रात को 2, सवा 2 या 2:30 के दरमियान इतना रश हो गया, इतनी भगदड़ मच गई जुनेद साहब, 12 मासूम श्रद्धालु जो थे उन्होंने माता के भवन में अपने प्राण निछावर कर दिए। इसके अलावा सैकड़ों लोग जख्मी हुए। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, एंड बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन एंड बीइंग द एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एडमिनिस्ट्रिंग दिस सेंट्रली कंट्रोल्ड J&K, इमीडिएटली सुबह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा मनोज द्विवेदी जी ने गवर्नमेंट आर्डर निकाला गवर्नर साहब की हदायत के ऊपर, और एक 3 मेंबरी पैनल का गठन किया गया, जिसको चेयर करना था शालीन काबरा साहब जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनके साथ 2 लोग और हमारे जम्मू के ADGP मुकेश सिंह साहब, और साथ में उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर साहब। 7 दिन का वक्त जो था जुनेद साहब मुकर्रर किया गया कि 7 दिन के अंदर जो है फाइंडिंग्स जो है वो सामने आएंगी, जो लोग नेग्लिजेंट थे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, और साथ में ये जो पैनल था ये SOPs सजेस्ट करेगा ताकि दोबारा इस किस्म की अनहोनी घटना जो है वो ना घटे। आप देखिए जुनेद साहब, कहाँ 7 दिन, जो रिपोर्ट 7 जनवरी को आनी चाहिए थी 2022 को, आज मुझे लगा 30 जून है और मुकम्मल 6 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है जुनेद साहब, मैंने ज़्यादा नहीं कोई 8 या 10 वीडियो इंटरव्यूज़, रिप्रेजेंटेशंस राइटिंग में और प्लस RTIs मैं आपको बता दूं, मैंने GAD में RTI भी की कि क्या वो रिपोर्ट आई है। 18 मई 2022 को मुझे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने राइटिंग में मुझे दिया है, ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो GAD में सबमिट नहीं हुई है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट 7 दिन में आनी चाहिए थी वो अभी तक तो कहीं इट हैज़ नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे। 10 जून को जो शोर मचा कि PSI जो हमारे
प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स की जो तकर्रियाँ होनी है, सिलेक्शन होनी है, उसके ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाई गई कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, आप देख लीजिए इतना दबाव बना बच्चों की ओर से और मीडिया की ओर से कि अल्टीमेटली एलजी साहब, जो कि शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी में एक शायद पासिंग आउट में चीफ गेस्ट थे, उन्होंने वहाँ मुझे लगता है मीडिया कर्मियों से ये कहा कि वी हैव ऑर्डर्ड ए हाई लेवल प्रोब, और अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ऑर्डर 10 जून को निकला उसमें आर के गोयल साहब को उस प्रोब पैनल का हेड बनाया गया, जिनकी इंटेग्रिटी, जिनकी छवि के ऊपर कोई दाग नहीं है। ठीक है, और उस गवर्नमेंट ऑर्डर में भी ये कहा गया कि 15 दिनों के अंदर जो है ये जो पीएसआई का जो प्रोब पैनल है, इट शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। आज आप देख लीजिए जुनेद साहब, 10 जून कहाँ और आज 30 जून है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अल्टीमेटली देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारा विश्वास जो है, देखिए हमारे एलजी साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमारी जो सरकार है इसको ज़ीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स करप्शन, और हमेशा वो पारदर्शिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की बात करते हैं। मैं बार बार एलजी साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एलजी साहब, जिस मामले में हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारे जो हिंदूज़ हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में, पूरी दुनिया देख रही है कि भाई 7 दिन का जो आपने एक इंक्वायरी पैनल बनाया था वो रिपोर्ट तो सामने आई नहीं। दूसरी तरफ से आपने एक नया पैनल जिसका गठन आपने 10 जून को किया, जिसमें कि हमारे बच्चों का कैरियर इन्वॉल्व है, जिसमें हमारी जो प्रेस्टिजियस एलीट जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती इन्वॉल्व है, जिसमें बच्चों ने बड़ी मेहनत के बाद एग्ज़ाम दिया है। उस एग्ज़ाम के ऊपर भी जब उंगलियां उठी हैं, पैनल का गठन किया गया है और 10 दिन का टाइम दिया गया, 15 डेज़ का टाइम दिया गया, आज वो भी टाइम एक्सपायर हो चुका है। आप मुझे बताइए और कौन सा ज़रिया है जुनेद साहब, और कौन सा तरीका है आराम से आपके माध्यम से, कई बार मैंने माता वैष्णो देवी वाले इशू के ऊपर भी बात की कि भाई इस मामले के ऊपर खामोशी क्यों। और सबसे बड़ी बात जुनेद साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जिस वक्त माता वैष्णो देवी वाला सान्य हुआ, ट्रेजिडी हुई, तो श्री रमेश कुमार जो आईएएस हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। मीन्स के उस वक्त तमाम जो यात्रा के जो अफेयर्स थे, उसके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर थे, जो सीनियर ऑफिसर थे, जो बोर्ड को हेड कर रहे थे, वो श्री रमेश कुमार जी। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल हुआ, डॉक्टर राघव लंगर जी को डिवकॉम की पोस्ट से हटा दिया गया, वो प्लानिंग में चले गए, और श्री रमेश कुमार जी जो हैं उनको सेंसिटिव पोजीशन दी गई, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दी गई एज डिविजनल कमिश्नर जम्मू। मुझे एक से शकील साहब यहाँ पर आपको ये भी याद कराना चाहूँगा, आपको याद होगा कि वो कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले वो जाडू भाई दो, जो आपको याद होगा कोविड-19 की जब वेव आई थी, उस वेव में वो दोनों अंतिम संस्कार करने के लिए उनको तवी ले गए थे, वहाँ पीपीई किट पहनने के कारण उन दोनों की मौत हुई थी, और उसके बाद उसमें भी एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी। क्या आपने कभी मालूम करने की कोशिश की कि उस इंक्वायरी का क्या हुआ, क्योंकि वो रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं हुई, उस रिपोर्ट का भी पता नहीं चला कि क्या बना उसका। जुनेद साहब, बिल्कुल मुझे याद है, बहुत गर्मियों के दिन थे, एग्जैक्टली गोल्फ कोर्स के सामने जो रिवर बेड है, वहाँ उनकी बेचारों की वहीं पे डेथ हुई थी, मुझे याद है। और आप देख लीजिए, बहुत उसमें भी एक इंक्वायरी ऑर्डर की, उसमें भी एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, उसका भी आज तक मुझे लगता है कि अच्छा शकील साहब, मुझे बताइए कानूनी तौर पर कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप हुकूमत से ये मालूम कर सकते हैं कि कानूनी तौर हुकूमत से आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो अलग अलग इंक्वायरीज आपने की हैं, आखिरकार इनकी रिपोर्टें कहाँ गई और इन रिपोर्टों में क्या कुछ है, उसे पब्लिक के साथ शेयर करें। और दूसरा, आप क्या मानते हैं क्या वजह है जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट हर तरह का ऑर्डर जो है अपनी वेबसाइट पर शेयर करता है आम लोगों के साथ कि भाई ये हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये सारे काम आप देखिए, हम भी उन कामों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये रिपोर्ट्स को भी पब्लिक करने में आखिरकार हुकूमत को इतनी दिक्कत क्या है? ये कौन सा ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है कि आप लीक कर देंगे तो पता नहीं कौन सी आफत आ जाएगी? जुनेद साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, मैं कॉन्स्टेंटली
ये जो माता वैष्णो देवी भवन वाला जो स्टैम्पीड इंसिडेंट है, इसको कंटिन्यूसली मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। और आप देखिए, मैटर बोथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में रिपोर्ट हो रहा है। ठीक। अब जो सिटीजन्स हैं या सिविल सोसाइटी है, वो कैसे सरकार को कंपेल करे? देखिए, जितने भी पार्लियामेंट्री और कानूनी तरीके हैं जुनेद साहब, वो मैंने अडॉप्ट कर लिए पिछले 6 महीने से। या तो आपकी जो मीडिया रिपोर्ट है उसके ऊपर सो मोटो कॉग्निजेंस जो है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस पंकज मित्तल जी लें और सरकार को पूछें कि एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। और जो हमारी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो हमारे चीफ जस्टिस साहब को या और भी कोई भी उनका जो प्यूनी जज है, they can take cognizance of these issues and they can request the state of Jammu and Kashmir that these are the burning issues governing the administration involving the rights of the people। एक तो हो गया ये मामला कि हाई कोर्ट खुद इस मामले को सो मोटो ले। सरकार आपको क्या लगता है क्यों नहीं इन रिपोर्ट्स को पब्लिक करती? सरकार इसलिए नहीं पब्लिक करती क्योंकि इसमें सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनकी गफलत, उनकी नेग्लिजेंस जो है वो सामने आएगी। लेकिन शकील साहब, यहां रोककर आपसे ही जानना चाहूंगा कि गफलत, नेग्लिजेंस, कहीं पर आपकी गलती, ये तमाम चीज़ें जब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हों, जम्मू कश्मीर के रहने वाले सरकारी मुलाजिम हों, जिनकी छुट्टी की जा रही है, जिनको बेदखल किया जा रहा है मुलाजमत से या प्रीमेचुरली रिटायर किया जाता है, तो उनकी तो बाज़ाब्ता तफसील, वो पूरी की पूरी तफसील आ जाती है। कब अपॉइंट हुआ था, क्या करप्शन के इल्ज़ामात इसके ऊपर हैं, सारी तफसील के साथ कैद, वो सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिक में आती हैं, सब शेयर की जाती हैं। तो आखिरकार ऐसे कौन से ऑफिसर हैं जिनकी इन रिपोर्ट्स को शेयर करने में सरकार को दिक्कत आ रही है? और अगर ये इसी तरह का सरकार का एटीट्यूड रहेगा तो आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों को क्या लगेगा? देखिए, मैं आपको जुनेद साहब आपको एक साफ बात कहूँगा। आप देखिए, पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं जो मुलाजम सरकारी, जिनको सरकार ने कहा कि इनका मिलिटेंसी के साथ कुछ कनेक्शंस हैं, तो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके पास पावर थी उसको उन्होंने उस पावर को एक्सरसाइज किया और उनको नौकरी से निकाल दिया और सरकार उसका क्रेडिट भी ले रही है। ये जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जैसे अब मैंने आपको ये बताया कि माता वैष्णो देवी भवन की ट्रेजेडी है, इसमें कहीं ना कहीं जो बाबू लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने वाली है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने वाली है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टिप्पणी जो है, जो हायर लेवल के जो लोग हैं उनके ऊपर भी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँगा, क्योंकि गवर्नर साहब, एलजी साहब खुद श्राइन बोर्ड के चेयरमैन, तो जब इंक्वायरी रिपोर्ट में ये आएगा कि उनके जो इमीडिएट जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वो क्या सुपरविजन कर रहे थे, अल्टीमेटली देखिए ना, जो इंक्वायरी पैनल है उसको टिप्पणी तो करनी। आप मुझे बताइए, रमेश कुमार जी 31 दिसंबर को क्या कर रहे थे? क्या उनको नहीं मालूम था कि कितने यात्री जो हैं वो कटरा बेस कैंप से ऊपर पहुंच चुके हैं? क्या कहीं पे ये मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है? क्या उनकी कोई, जिसे कहते हैं कि कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या वो पल्लू झाड़ सकते हैं इस बात से? तो ये जो आपने मुझे क्वेश्चन किया है कि क्यों इन मामलों पे चुप्पी साधी जाती है, चुप्पी इसलिए साधी जा रही है कि कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं इसके जो छींटे हैं वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लोकल और नॉन लोकल ऑफिसर्स का भी एक मसला बन गया है कि आप लोकल ऑफिसर्स को तो फौरन पेनलाइज करते हैं, लेकिन आईएएस बाबू हो, आईपीएस हो, आईआरएस भी अब आ गए हैं, आईएफएस भी हैं, ये सारे बाबू लोग जो हैं, इन लोगों को पेनलाइज भी नहीं करते आप। और इन लोगों के लिए जो डीओपीटी से चिट्ठियां भी आपको आती हैं, उन चिट्ठियों के भी आप जवाब नहीं देते। देखिए, बात ऐसे है जुनेद साहब, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ 6-6 महीने लग जाते हैं और डीओपीटी से जो इनसे सूचना मांगी जाती है उसका कोई जवाब नहीं जाता है। मैं तो समझता हूँ कि शायद ये कोई कन्वीनियंट एक किस्म का पैक्ट है कि आप हमें चिट्ठी लिखिए, हम आपको चिट्ठी लिखेंगे, 6 महीने आप चुप कीजिए, जब तक कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं होती तब तक आप खामोश रहिए। देखिए, आर्म्स लाइसेंसेस का मामला है, सैंक्शन का मामला है, और 2-2, 2.5 साल सैंक्शन में लग रहे हैं और अभी तक सैंक्शन उसमें नहीं है। कोई हमें समझ इस बात की नहीं आ रही जुनेद साहब, देश की सुरक्षा के साथ जो जुड़े हुए मामले हैं उनमें भी अगर इतनी कैलस और नॉन सीरियस एटीट्यूड है तो वजह यही है कि जो यूपीएससी के द्वारा
जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे लगता है उनको एक इम्यूनिटी है, उनके लिए एक प्रिविलेज है कि आप कुछ भी कीजिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है, आपको हम टच नहीं करेंगे, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप देखिए थोड़ी देर पहले एक डिप्टी कमिश्नर थे उधमपुर में, तो आपने देखा था कि एक अभद्र किस्म की पिक्चर वायरल हुई थी, वो शायद इनएब्रिएटेड कंडीशन में थे किसी खातून के साथ। इसी तरह बारामूला में एक डिप्टी कमिश्नर थी, तो उनके भी साथ कोई ऐसा ही कोई एक मामला इंसिडेंट पेश हुआ। आपने किसी के खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन सुना? किसी की इंक्रीमेंट रुकी? कोई सस्पेंड हुआ? आपने देखा कि एक डिप्टी कमिश्नर साहब जिन्होंने बेशुमार लाइसेंसेस जारी किए, उनकी शायद 9 या 10 महीने सीबीआई की कस्टडी थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो हमारे अपराइट चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने भारतीय सरकार को चिट्ठी लिखी कि काफ़ी देर से अंडर सस्पेंशन है, ठीक है, तो आप इसको रीइंस्टेट कर दीजिए। तो आज आप देखिए वो आईएएस ऑफिसर जो हैं इमीडिएटली उनको रीइंस्टेट कर दिया गया, और शायद 3-4 जो विभाग हैं इंपॉर्टेंट और जो कॉरपोरेशंस हैं उसको वो हेड कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट मापदंड है, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं। और अगर भारतीय सरकार को अगर यहाँ पकड़ बनानी है ग्राउंड लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक परसेप्शन चला गया है कि अगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस का अगर कोई ऑफिसर है तो वो एक सैक्रिफिशियल गोट है, उसकी आप बलि लगा दीजिए, उसकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी जिसे कहते हैं बिल्कुल स्पीड पोस्ट में आएगी। लेकिन आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अगर आप ऑफिसर हैं या किसी और अलाइड सर्विस के, और अगर आप दिल्ली से आए हुए हैं, तो आपको इम्यूनिटी है, आप जो मर्जी कीजिए, यहाँ पे आपको पूरी प्रोटेक्शन। आप चाहे रोशनी स्कैम में मुलव्वस हैं, चाहे आप आर्म्स लाइसेंस स्कैम में मुलव्वस हैं, आप किसी भी कोई भी आप स्कैम कीजिए जिसे कहते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई पूछेगा नहीं, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। आप मुझे बताइए, अभी एक ऑफिसर हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था आईएएस ऑफिसर कि वो बीइंग डायरेक्टर ऑफ द जे&के बैंक, बीइंग ऑफिशियल नॉमिनी, कोई 40 लाख रुपए उन्होंने ड्रा किया था, टू विच ही वाज नॉट एंटाइटल्ड। ठीक, तो जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा लीजिए मैं वापस जमा करवा देता हूँ। अच्छा, मुझे शकील साहब आखिर में ये बताइएगा कि आपने भी एक आरटीए फाइल की है जो आज एलेक्सशेयर की पहले पन्ने की खबर बनी हुई है, दूसरे पन्ने की माफ तीसरे पन्ने की खबर बनी हुई है। मामला क्या था और आपको जवाब ना देने का और सेक्शन 8 को कोट करने की आपको क्या लगता है, क्या वजह है? जुनेद साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, जिसमें हर जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है उसको 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अवेलेबल है। मैंने इनसे सूचना मांगी थी कि आप मुझे बताइए आपने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है और क्या ज़ाब्ता, क्या प्रोसीजर फॉलो किया। और सबसे लास्ट मेरा जो 7th क्वेश्चन था, मैंने इनको कहा था कि जो ऑफिस फाइल है आपकी जिसमें ये नोटा नाटी हुई है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस टिल you granted this tender to IFCO Tokyo, तो मैंने कहा वो मुझे नोट शीट दे दीजिए। इन्होंने मुझे 6 क्वेश्चंस का तो आंसर दे दिया। फिर उसके बाद जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी थी एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, उन्होंने पीआईओ को डायरेक्शन दी, जो कि एक अंडर सेक्रेटरी हैं, कि जो 7th क्वेश्चन है उसकी भी सूचना जो है वो आप याचिकाकारी जो हैं शकील जी इनको दे दीजिए। ठीक है, बड़ी मज़ेदार बात है, अनहर्ड है जुनेद साहब कि एक एडिशनल सेक्रेटरी जो कि फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है अंडर आरटीआई, उनके ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया अंडर सेक्रेटरी ने, और वो कहते हैं कि मैं ये सूचना नहीं दे सकता, हालांकि ही इज अंडर डायरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी। तो वो कहते हैं कि मैं ये सूचना नहीं दे सकता क्योंकि ये सूचना हिट होती है सेक्शन 8 से। आप मुझे तमाम कागजात दे रहे हैं, 274 पेजेस इंफॉर्मेशन टू माई 6 क्वेश्चंस दे आर प्रोवाइडिंग, लेकिन जब मैं इनको कह रहा हूं कि मुझे नोट शीट दे दीजिए जहां से मुझे आपके ऑफिसर्स की इंटेंशन मालूम होगी कि डिफरेंट ऑफिसर्स ने टाइम टू टाइम क्या नोटानाटी की है, क्या उसमें जो हेल्थ विभाग है उसने क्या कहा है, उसमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, ये बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं जुनेद साहब, अंडर सेक्रेटरी ने आपको लगता खुद अपनी मर्जी से ओवरटर्न किया होगा? मैं बिल्कुल भी इस बात के ऊपर आपसे सहमत हूं कि ये अंडर सेक्रेटरी की इतनी ना पावर है, ना मजाल है, ना इतना लीगल इक्विपमेंट है। ये ऊपर से आदेश आए हैं कि इस सूचना को छुपाना है। क्यों?
क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले ही जो जनता इंश्योरेंस है मेडिकल का, जिसके ऊपर विसल ब्लोअर जो थे हमारे सत्यपाल मलिक जी थे, अभी आपको मालूम है उसका प्रोब चल रहा है। तो यहाँ पे तो स्कैम्स एक रूटीन है जिसे कहते हैं, मैं जुनेद साहब बताऊं। और मैं आपको दावे से एक चीज कहूंगा, जिस तरह से मुझे ये सूचना डिनाई की गई है गैर कानूनी तरीके से सेक्शन 8 को कोट करके, और सेक्शन 8 है क्या जुनेद साहब? सेक्शन 8 है एग्जेम्पशंस, लाइक वो इंफॉर्मेशन जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है, कोई खतरा है, या कोई ट्रेड सीक्रेट है, या जिसे कहते हैं कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है कुछ ऐसी चीज। लेकिन जब आप मुझे 90% इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और जब मैंने आपको कहा मुझे नोट शीट भी इस पूरी फाइल की दीजिए, और मैं जुनेद साहब पूरे आपका प्रोग्राम, आपकी व्यूअरशिप दुनिया देखती है, मैं सिर्फ ये चीज़ आपको बता दूं, हमारा सूचना के अधिकार के तहत जो कानून है इतना एडवांस हो चुका है कि जो डिफेंस डील्स हैं वो भी विद इन परव्यू ऑफ दिस आरटीआई है, कि जब डिफेंस डील अगर कोई मुकम्मल हो जाए और उसके बाद परचेजिंग भी हो जाए, उसके बाद कोई भी शहरी जो है वो 10 रुपये खर्च करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी कह सकता है कि आप बताइए मुझे नोट शीट दीजिए कि ये कैसे कैसे ये इसमें नोटा नाटी इसमें हुई है। एंड व्हाट टू टॉक ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम आयुष्मान भारत, आप क्यों छुपाना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है? तो इसलिए अब मैं आपको कह रहा हूं, अब मुझे आशंका होने लगी है कि जो मुझे सूचनाएं डिफरेंट सोर्सेज से मिली हैं, इसका मतलब यह है कि मैं अभी वक्त से पहले कोई बात नहीं करना चाहता जुनेद साहब, लेकिन जिस तरीके से सूचना को सप्रेस किया जा रहा है, जिस तरीके से अंडर सेक्रेटरी ने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर को वायलेट किया है और सेक्शन 8 की रिफ्यूज ली है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कुछ न कुछ दाल में काला है, इसीलिए आयुष्मान भारत को लेकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग सूचना देने का से इनकार कर रहा है। लेकिन शकील साहब ने एक बड़ी अहम बात कही है कि जो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के मामले में रिपोर्ट 25 तारीख को आनी थी, आज 30 हो गया। कहीं इस रिपोर्ट के साथ भी वही तो नहीं होगा जो श्री माता वैष्णो देवी में जो स्टैम्पीड हुआ था, जो उस रिपोर्ट के साथ हुआ है।